सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर भूगोल में कक्षा 10 के लिए आज थर्ड पार्ट हम मृदा संसाधन को लेकर आए हैं। पार्ट हम पढ़ा चुके हैं जिसमें हमने एक संसाधन और उनका वर्गीकरण, उसके पश्चात हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ाया था। आज बच्चों मृदा संसाधन क्या है, ये इसका अंतिम पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मृदा संसाधन है क्या चीज? मृदा को मिट्टी भी कहते हैं। मृदा एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है और ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। पौधों के विकास का माध्यम है और उसके साथ साथ पृथ्वी पर अनेक जीवों के लिए, वन और वन्य जीव जो है हमारे, उनके विकास में मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा यानी मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या है? देखो बच्चों, मिट्टी के बनने में बहुत समय लगता है। कुछ ही सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा जो बनने की प्रक्रिया होता है उसमें उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई और नीचाई वाला भाग, यानी गहरा ऊंचा भाग है। जनक शैल जो कि महत्वपूर्ण है, इसको संस्तर शैल भी कहते हैं। जलवायु, जनक शैल को आधार शैल भी कहते हैं। जलवायु है, वनस्पति और अनेक अन्य जैव पदार्थ और समय, ये बहुत मुख्य कारक हैं। इन्हीं के द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण होता है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, बहते जल की क्रियाएं हो जाती हैं, पानी बह जाता है, उसमें अनेक सिल्ट और पत्थर कंकड़ बह के चले जाते हैं, उनमें आपस में टकराव, हवाएं तीव्र हवाएं, हिमनद और इनकी जब अपघटन क्रियाएं होती हैं, इनमें टूट फूट होती है, तो इन सब की जो आपस में क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के पश्चात मृदा बनती है। मिट्टी बनने की प्रक्रिया में सारी चीजें अपना योगदान देती हैं। जो मिट्टी होती है बच्चों, अनेक ह्यूमस जिसको जैव कहते हैं और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिट्टी का निर्माण होता है। जैव में जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां टूट के गिर जाते हैं, या पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव हैं, ये आपस में क्रियाएं अपघटित होकर के अपघटन की क्रियाओं के पश्चात मिट्टी का निर्माण। इसके पश्चात अब आते हैं बच्चों आगे मृदाओं का वर्गीकरण। देखो, मिट्टी जो है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया रंग है, गहराई है, गठन है, आयु है, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर जो भारत की मिट्टी है वो अनेक प्रकार की है। अनेक भागों में मिट्टी को बांटा गया है। देखो, भारतवर्ष में मैंने जैसे आपको कहा कि भारत का भौगोलिक जो स्वरूप है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज नॉट इक्वल, इट इज अनइवन। ये जो है एक जैसा नहीं है, कहीं उच्चा उच्च है, अनेक भूकार आकृतियां हैं, यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की वनस्पतियां भी अलग अलग हैं, भारत के विभिन्न भागों में अलग हैं। तो भौतिक स्वरूप हमने 9 में पढ़ा था और आपको पढ़ाया भी था। तो भारत का भौतिक स्वरूप अनेक प्रकार की, यहाँ कहीं हिमालय क्षेत्र है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र तटीय क्षेत्र है, कहीं द्वीपीय क्षेत्र है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इन सब के आधारों पर जो है यहाँ की मिट्टी भी एक नहीं। तो मिट्टी को अनेक भागों में बांटा गया है, जिसमें मैंने आपके सामने लिखे हैं कि पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। इस शुष्क मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। और भारत के नक्शे में इस तरह से अलग सा दर्शा रखा है अनेक रंगों से ऊपर ही। तो इनको विस्तार से आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों पर्वतीय मिट्टी, पर्वत और वन मृदा भी कहते हैं इसको। आप पर्वत और वन मृदा जो होती है बच्चों, ये आपको दिखाया जा रहा है। पर्वत मानी हिमालय क्षेत्र, भारतवर्ष का ऊपरी जो हिमालय क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, और इसके पश्चात उत्तराखंड वाला भाग है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इनके नाम से जैसे पर्वत क्षेत्र आपको बताया गया है। तो इन क्षेत्र में और इधर से नॉर्थ ईस्ट तक भारतवर्ष में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मुख्य रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र, आप भी हम लोग भी पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो यहाँ इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टी जो ये मिट्टियाँ होती हैं, इनमें वर्षा वनों की उपलब्धता होती है, और जब पहाड़ी क्षेत्र हैं तो यहाँ नदी घाटियाँ हैं,
मैं इसमें जो नदी की घाटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ, उनमें दोमट और सीढ़ीदार प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और घाटीय क्षेत्र में ये मिट्टी उपजाऊ होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता इस मिट्टी की यह है कि हिमालय की हिमाच्छादित यानी इन क्षेत्रों में जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, आप देख रहे हैं सामने, हमारे विद्यालय से भी देखते हैं हिमालय चोटियाँ इन से क्षेत्रों से जो है मिट्टी, हिमालय क्षेत्र का बर्फ जब पिघलती है और पानी आगे बढ़ता है तो इन क्षेत्रों में पानी के तेज बहाव होने के कारण इस मिट्टी में जो है अपरदन ज़्यादा होता है, मिट्टी का कटाव या बहाव ज़्यादा होता है। तो ये था बच्चों, आपको फिर से आप इसके एनिमेशन को देखें, मैंने एनिमेशन के बारे से दिखाने का प्रयास किया है। तो इस क्षेत्र में आप मिट्टी को पर्वतीय और वन मृदा इसको कहते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी का क्षेत्र मैं आपको दिखाऊं, दूसरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है तो पीला वाला भाग, ये ऊपर हिमालय क्षेत्र है, तो पर्वतीय मिट्टी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अनेक प्रकार की हिमालयी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें 3 प्रमुख नदी तंत्र हमने 9 में आपको पढ़ाया था। 9 का आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है बेटा, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। जो है इन मिट्टी का निर्माण 3 प्रमुख महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये जो है उत्तर भारतवर्ष में तो है ही, उत्तर का मैदानी भाग पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सारा, और कुछ भाग जो है पूर्व तटीय क्षेत्र, पूर्व तटीय क्षेत्र में भी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टे के मुहानों पर भी जो है इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको अलोवेल सॉइल कहते हैं। और ये मिट्टी जो है एक संकरे गलियार है, आप देख रहे होंगे बच्चों, राजस्थान गुजरात तक फैला हुआ है। और मैंने आपको पूर्व का तट का क्षेत्र या समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि इन तटीय क्षेत्रों में जो है, जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, या अन्य नदियों के जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ इधर दक्षिण भारत की हैं, इन समुद्र तटीय क्षेत्रों पर भी इस प्रकार की दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे खाद्य कृषि जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन, अनेक फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, जिनके लिए कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार की मिट्टी में उत्पादित हो जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी में जो है पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होने के कारण इसमें बहुत अच्छा उत्पादन होता है। देखो बच्चों, मृदा के कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान, इस मृदा की पहचान जो है उनकी आय से भी होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जो परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। या पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़ क्या है? तो जो पुराना जलोढ़ होता है वो बांगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कंकड़ ग्रंथि की मात्रा अधिक होती है। और जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर भी कहते हैं, या खादर को नया जलोढ़ भी कहते हैं। और ये बांगर की तुलना में जो है इसके कण बहुत महीन होते हैं, बारीक होते हैं। तो ये था बच्चों जलोढ़ मिट्टी। आशा है कि एनिमेशन के द्वारा आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके पश्चात आता बच्चों लाल और पीली मिट्टी। देखो बच्चों, लाल और पीली मिट्टी ये इसका क्षेत्र है। ये लाल कलर से मैंने आपको दिखाने का प्रयास कर रखा है। लाल मृदा दक्कन के पठार, दक्कन का पठारी भाग है, ये वाला जो पठारी भाग है, इसके पूर्व और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षालु भाग और वर्षा वाले इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस भाग में विकसित हुई है। लाल और पीली मिट्टियाँ मृदाएं होती हैं, मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट, मध्य गंगा का मैदान छत्तीसगढ़ आ गया इधर, पश्चिमी घाट में। और उसके अलावा जो है इस मिट्टी में जो है लाल, आपने देखा होगा कि इसमें आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि इसमें लौह धातु के प्रसारण के कारण इसका रंग लाल होता है।
आपने लोहे पे देखा होगा, कभी जंग लग जाता है तो उसका रंग लाल पीला पड़ जाता है। तो इसमें लोहा की मात्रा इस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसलिए जो है इसका रंग लाल और पीला पड़ जाता है। और इसमें जल योजन के कारण जल अवशोषित मिट्टी करती है, इसलिए इसका रंग पीलापन इसमें लगता है। तो ये लेटराइट मिट्टी है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा। खनिजों की मात्रा इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। खनिज उत्पादन, खनिजों के खनन भंडार यहाँ है। इसके पश्चात जो है बच्चों अगले प्रकार की मिट्टी आती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को एनिमेशन के द्वारा आप देखो, काला रंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एक पठारी भाग है, कुछ पठारी भाग, मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र, मैंने जैसा आपको कहा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के भाग। सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात का उप क्षेत्र सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कल आपको दिखाई दे रहा होगा गुजरात वाला इलाका। तो इस मिट्टी को बच्चों रेगड़ मृदाएं भी कहते हैं इसको। और ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कपास का उत्पादन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है गुजरात और महाराष्ट्र में एक सूती कपड़ा की मिलें हैं, सूत उत्पादन के लिए कपास बहुत महत्वपूर्ण है। और काली कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मिट्टी में बच्चों नमी धारण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसके अलावा इस मिट्टी में अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे अनेक प्रकार के जो है पौष्टिक तत्व होते हैं। और इस मिट्टी में नमी धारण करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, तो गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब रुपाई करते हैं तो रुपाई से पहले हल लगाते हैं तो दरार पड़ते हैं, तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दरारें पड़ती हैं। इसमें वायु का मिश्रण हो जाता है, उन दरारों के पश्चात जो है इस मिट्टी के अंदर वायु का मिश्रण हो जाता है। और कभी कभी इसमें हल जोतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें जुताई तभी होती है, हल तभी लगता है जब मानसून प्रारंभ होते हैं, मानसून आते हैं और बारिश होती है। तो ये था बच्चों काली मिट्टी वाला क्षेत्र। इसके बाद आता है बच्चों लेटेराइट, मैंने लिखा भी यहाँ पर लेटराइट मिट्टी। काफी कम एरिया यहाँ पे है, ये दिख रहा है। फिर से एनिमेशन के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला क्षेत्र। लेटराइट मिट्टी वाला जो समुद्र तटीय क्षेत्र में ना, वो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, असम की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है इस प्रकार की लेटराइट नामक मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है ईंट। इसका अर्थ क्या होता है? ईंट। ये मिट्टी जो है ये समुद्र तटीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तापमान भी ज़्यादा रहता है और उसके अलावा जो है बारिश भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो भारी वर्षा से अत्यधिक इस निक्षालन हो जाता है इस मिट्टी में, माने लीचिंग जिसे वो अंग्रेजी में बोलते हैं। और इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जैव पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है और इसके जैव पदार्थ जो है अपघटित हो जाते हैं, बारिश और गर्मी की वजह से अपघटित होकर के बह जाते हैं और इसके बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं एनिमेशन के द्वारा बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लेटेराइट मिट्टी है बेटा, लेटेराइट मिट्टी में रासायनिक और खाद उर्वरक बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ खेती की जाती है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके। इस प्रकार की जो मिट्टी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है और चाय तो हमेशा ही प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इसमें चाय का उत्पादन इस मिट्टी में होता है, लेटराइट मिट्टी में, याद रखना है। और दूसरा जो है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्र में जो है बच्चों काजू का उत्पादन, आपने काजू सफेद रंग का होता है, बहुत टेस्टी होता है और पौष्टिक आहारों में से भी है, तो काजू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र अपने भारतवर्ष में पड़ा। उसके बाद आवत मरुस्थलीय मिट्टी, इसको शुष्क मृदा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? शुष्क। नाम से आपको मरुस्थल, मरुभूमि भारतवर्ष में कहाँ है आपको मालूम होगा, राजस्थान वाला क्षेत्र है। मरुस्थलीय मृदाओं का जो
बच्चों लाल और भूरा होता है और इसमें लवणता ज़्यादा होती है। ये रेतीला होता है, रेत की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है और लवणता होती है। यहाँ बारिश कम होती है, बड़ा शुष्क मौसम यहाँ रहता है और सूखी जलवायु होने के साथ-साथ यहाँ का तापमान बहुत ऊँचा होता है, इसलिए इसमें जलवाष्पन अधिक होता है। अगर पानी थोड़ा रहता भी है तो भाप बन करके उड़ जाता है। इसमें जैव पदार्थ यानी ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है। इसमें झीलें, अनेक झीलों में नमक की झीलें हैं, छोटी-छोटी। सांभर झील का नाम आपने सुना होगा, सांभर झील भी कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो यहाँ नमक का उत्पादन, खाने के नमक को बनाया जाता है तथा इस मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा जो है बढ़ती जाती है और फिर नीचे परतों के नीचे चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है और इसलिए जो है बहुत ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो सिंचाई के द्वारा इस मिट्टी को सिंचित या कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में महत्वपूर्ण है, इसमें इंदिरा गांधी नहर जो है के द्वारा इस मिट्टी अनेक प्रकार का कृषि उत्पादन होता है। तो ये फिर से एनिमेशन, ये मैंने आपको जैसे कि बताया राजस्थान। तो बच्चों ये 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है बच्चों मृदा अपरदन। मृदा अपरदन या मिट्टी का अपरदन क्या होता है? मृदा या मिट्टी के कटाव को या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन या मृदा कटाव, मिट्टी का अपरदन, सॉइल इरोजन कहा जाता है। देखो बच्चों, मिट्टी के बनने और उसके अपरदन में कटाव क्रियाएं जो है आमतौर पर साथ-साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। मनुष्य जो है प्रौद्योगिकी और अपने विकास के लिए अनेक कार्य कर रहा है, जिसमें वनोन्मूलन है, पशुओं का अतिचारण हो जा रहा है, अनेक जगहों पर अनियंत्रित रूप से खनन कर रहा है। इसके अलावा अनेक कार्य हो रहे हैं। तो उसके द्वारा इससे क्या हो रहा है? मिट्टी का अपरदन ज़्यादा हो रहा है, मिट्टी निम्नीकरण और अपरदन ज़्यादा हो रहा है। मृदा अपरदन जैसे जल द्वारा अपरदन, बहता हुआ जल क्या करता है फिर मृदाओं को काटते हुए एक गहरी वाहिकाएं बनाता है। गहरी वाहिकाएं का मतलब इसको खड्ड बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ खड्डे बन जाते हैं। आपने देखा होगा आपके अगल बगल जब बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो गड्ढे बन जाते हैं, खड्डे, और सारी मिट्टी बह जाती है। उसको अब नाली का अपरदन भी करते हैं, चादर अपरदन। और कहीं कहीं जो है चंबल के बेसिन क्षेत्रों में वहाँ भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ का मिट्टी का बहाव भी यहाँ की तरह हो जाता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होता है। 2013 की आपदा आपको मालूम है, कितना मिट्टी बह के चलेगी, त्वरित बाढ़ आती है तो बह जाती है। तो इस प्रकार का अपरदन होता है और भूमि जो है उत्खात भूमि बन जाती है, बेड लैंड जिसे बोलते हैं, बेकार भूमि बन जाती है। तो इसके अलावा बच्चों कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी जो सतह उपजाऊ वाली भूमि है वो बह के चले जाती है। उसके बाद आता है पवन अपरदन। पवन अपरदन, पवन मानी हवा के द्वारा, कभी कभी तेज और तीव्र हवाएं जो है मैदानी और ढालू वाले क्षेत्रों में, ढालू मानी थोड़ा ऊंचा क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है तीव्र पवनों की वजह से जो है मिट्टी, मृदा के जो कण हैं या मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया, मानी उड़ा मानी हवा के द्वारा मिट्टी के ऊपरी उप सतह के जो उपजाऊ कण हैं उनको एक जगह से दूसरी मृदा चली जाती है, तो पवन द्वारा अपरदन होता है। तो बच्चों अब कुछ मृदा अपरदन मनुष्य की, मैंने आपको अनेक ऐसी गतिविधियां व्यक्ति करता है अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मिट्टी के अपरदन का कारण बन जाती है। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अनेक उपाय परीक्षण भी आ सकते हैं। सबसे पहले जो है सीढ़ीदार खेत, मध्य हिमालय क्षेत्र, पश्चिम और मध्य जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ जो खेती की जाती है, खेती सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। जैसे आप हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और बांटा जाना भी चाहिए, ताकि सीढ़ीदार खेत होने की वजह से क्या है, पानी के बहाव को कम किया जाए और मेंढ बांधी जाए। मेंढ बांधने से क्या होगा, अगर सिंचाई करें या जो पट्टीदार खेत बनाते हैं तो उनके किनारे किनारे मेंढों को बांधा जाए ताकि पानी को रोका जाए। जहाँ पानी का बहाव होता है वहाँ वृक्षारोपण किया जाए ताकि वृक्षों की जड़ों से और वैज्ञानिक वानिकी की जाए, कतार में पेड़ लगाए जाए ताकि वो पानी के बहाव को रोक पाए। अति पशुचारण पर रोक लगाया जाए। जब पशु खेतों में या जंगलों में कहीं चारागाहों में भेज जाते हैं
तो उनके खुरों से मिट्टी का ऊपरी परत जो है उखड़ जाती है और बारिश आते हुए बह जाती है। तो अति पशुचारण पर रोक लगा दिया जाना चाहिए। और अनियंत्रित खाद खनन, ज़्यादा खनन नहीं करना। खनन से क्या होता है, मिट्टी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है और मिट्टी छिछलेदार हो जाती है और वो जो है जैसे पानी आता है तो बह जाता है। और उसके अलावा जो है ये भी महत्वपूर्ण है कि समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति घट जाती है। कुल मिलाकर के कंटूर प्लॉथिंग होनी चाहिए। जो ढालदार खेत होते हैं वहाँ समोच्च रेखाओं के आधार पर समांतर इस तरह से खेती की जानी चाहिए ताकि जो है पानी का बहाव रोका जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों जो है पानी का बहाव रोका जा सके और मिट्टी के अपरदन को भी रोका। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रयास किया था बताने का। तो इस प्रकार से बच्चों पाठ खत्म हुआ। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा और आप मृदाओं का वितरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगा और अपनी कॉपी में आप इनको लिखेंगे।